क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। हम एक्सीलेंट डैशवर्क से कंटिन्यू मॉडल पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मॉडल पेपर 5 पे। और 4 तक मॉडल पेपर यदि आपने नहीं देखे तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डैशवर्क से संबंधित डैशवर्क 2021 लिखा हुआ है, उसके अंदर डैशवर्क से संबंधित जितने भी वीडियो वो आपको एक ही टैब के अंदर मिल जाएंगे। और अब की बार जो प्रश्न पत्र है वो अत्यंत ही सरल बनने वाला है और इसका भरपूर आपको फायदा उठाना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला के आप 10th को पास कर सके। आपको पता होना चाहिए कि 10th के नंबर है वो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर और आगे फ्यूचर के अंदर 10th के नंबर काफी वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए आपको 10th के अंदर से ज्यादा नंबर लाने हैं। 80 नंबर का आपके पेपर होगा और 20 नंबर आपके विद्यालय स्तर से जाएंगे जो कि गृह कार्य पर आधारित है। अब की बार तो 80 नंबर में से आप ज्यादा से ज्यादा 80 में से 80 ला सकते हैं, क्योंकि पेपर इस टाइप का ही बनेगा अब की बार जिसमें हर कोई प्रश्न है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लेते हैं मॉडल पेपर 5 को और उसके अंदर खंड अ को देखते हैं। हम कंटिन्यू जो मॉडल पेपर है उसके खंड अ को करेंगे, उसके बाद खंड ब को करेंगे, खंड स को करेंगे। इस ढंग से करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं खंड वाइज आपको सॉल्व करा रहा हूँ हर मॉडल पेपर को। तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर 5 की और इसके अंदर खंड अ है वो किस ढंग से है देखते हैं। वो खंड अ के अंदर जो पहला प्रश्न है वो टोटल 10 नंबर का आएगा और प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक नंबर का है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सरल सरल टाइप के प्रश्न है और लगभग लगभग है वो प्रश्न आपके मॉडल पेपर में आए हुए आगे वैसे ही है। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि 12 का वर्ग। पहला प्रश्न क्या है, 12 का वर्ग पूछा है और किसी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का गुणा करना। जैसे कि 12 है और 12 का वर्ग यानी 12 के ऊपर घात 2 यानी कि 12 इंटू 12 और 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब गुणा तो आपको आता ही होगा, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं। 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। तो ऑप्शन स को टिक करना है। ठीक है, ये आगे आपके एक नंबर। कितना सरल है देखिए। अब सेकंड प्रश्न है कि बहुपद एफ एक्स बराबर 4x माइनस 3 में x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान होगा। तो बहुपद का मान है वो कितना होगा यदि इस बहुपद के अंदर x का मान कितना रखे 3। तो लेता हूं मैं साइड में, देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूं इसको। बहुपद है मेरे पास कितना एफ एक्स बराबर 4x माइनस 3, ये बहुपद है। अब ये कह रहा है कि x का मान 3 रखो, तो जहां x दिखेगा वहां आप 3 रखेंगे। तो यहाँ पे f ऐसा का ऐसा, ये जो x है यहाँ पे 3 लिख लो, फिर बराबर ये जो 4x है माइनस 3, यहाँ देखिए 4 और इंटू x है वो गुणा में, ये ध्यान रखना है जब भी ऐसे आता है पद ये बीच में क्या है गुणा का चिन्ह लगाना है। तो x की जगह कितना लिखना है 3, फिर माइनस ऐसा का ऐसा और ये 3। अब इसको सरल करो, देखो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12, 4 इंटू 3 12 और ये माइनस का 3। और 12 में से 3 गया, 12 माइनस 3, 12 में से 3 गया तो क्या बचा 9। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अ, यानी इसका आंसर है वो 9 है। ओके, तो ऐसा बहुपद 3 पदों वाला भी आ सकता है, 2 पद वाला भी आ सकता है और आपको आगे पूछा जाएगा कि ये रखिए तो आपको रखना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट है तीसरा। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। आपको शून्यकों का योग निकालना है और किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो आपको पहले बता दूं कि शून्यक हम हमेशा मानते क्या है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योग अगर आता है तो अल्फा प्लस बीटा आपको ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा आता है जैसे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपको याद रखना है सी बट्टा ए। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ये आपको व्यापक जो द्विघात बहुपद होता है उससे तुलना करके इस बहुपद से निकालना है। तो व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक द्विघात बहुपद है। यानी कि जो एक्स स्क्वायर है इसका जो गुणांक है वो है ए, एक्स का गुणांक यानी बी
और अचर पद है वो सी है, तो इसकी तुलना इससे करना। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा। इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, दो, यानी ए है वो क्या आ गया हमारे पास, ये दो, राइट। इसी प्रकार बी, बी है वो एक्स का गुणांक है, तो ये एक्स का गुणांक ये रहा, यानी 4। और अक्षर पद सी है, तो ये आ जाएगा सी। आपके पास ए है, बी है और सी है, तो इजीली आप शून्यकों का गुणा पूछे तो भी निकाल सकते हैं और शून्यकों का योग पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं शून्यकों का योग निकालूंगा क्योंकि योग आपको पूछा है। तो शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। तो ये माइनस ऐसा का ऐसा बी, बी कितना है, देखिए बी है वो क्या है, एक्स का गुणांक तो 4 है, ये आ जाएगा 4 बट्टा ए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। अब चार माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो इस ढंग से आपके जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब मान लो जैसे ये पूछा होता कि शून्यकों का गुणा कितना है, तो शून्यकों का गुणा निकालने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी कितना है हमारे पास 8, अचर पद ये 8 है वो सी है। फिर बट्टा ए है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 लिखते, यानी कि 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4। तो ये ऑप्शन में होता और उसको टिक कर देते। अगर क्या पूछा चाहता मुझे, गुणा, शून्यकों का गुणा, परंतु यहाँ योग पूछा है तो वो हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट, प्रश्न के दौरान यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या फिर स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अपनी स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ और स्पीड को स्लो भी कर सकता हूँ। आपको समझाने के लिए जो भी प्रयास होगा वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। चौथा दे रखा है कि cos 60 का मान होगा। अब आपको यदि त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल बनाना आता है तो ये प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। अब टेबल बनाना सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके त्रिकोणमिति वाला जो टैब है उसके अंदर जाके त्रिकोणमिति बना, ये त्रिकोणमिति अनुपात की जो टेबल है वो आप बनाना सीख सकते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब देखिए cos 60 है, उसका मान होता है टेबल से 1/2, तो ये सीधा ही मैं अ को टिक कर लेता हूं। 1/2 होता है cos 60 का मान। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर है। ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर 4th के अंदर भी था। और सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 45। हमेशा ध्यान रखना है कि परछाई और ऊंचाई अगर बराबर की बात होती है तो वहां आपको 45 आंखें बंद करके लिखना है। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45, क्योंकि देखिए खंबा है और उसकी परछाई है। तो अब यहाँ पे आपको उन्नयन कोण पूछा है, यहाँ थीटा आपको पूछा है। तो जैसे खंबे की ऊंचाई अपन h मान लेते हैं और परछाई भी क्या हो जाएगी h, क्योंकि इसने बोला है कि खंबे की ऊंचाई और परछाई समान है। तो h बटा h क्या होता है, h बटा h यानी लंब बटा कर्ण ले लिया अपने, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा tan, और tan थीटा। तो h बटा h क्या हो जाएगा 1 और tan थीटा। अब tan में एक मान किसका होता है, tan 45 का, तो tan 45 और इधर भी tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा का मान कितना आ गया 45। तो ये सब सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने अच्छे ढंग से पहले भी आपको बताया हुआ है। आप तो ध्यान रखना बस, ये प्रश्न जब भी आता है यानी परछाई और ऊंचाई और बराबर ये तीन सब मिल जाए, सीधा 45 लिख लेना, tan 45 यानी कि 45 डिग्री उसका हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, नेक्स्ट है छठा प्रश्न। अब छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु 4 और -2 की y अक्ष से दूरी। तो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यदि y अक्ष से दूरी पूछा है, अच्छे ढंग से समझना है इसको, कि y अक्ष से दूरी पूछा है तो आपको क्या लिखना है, x निर्देशांक। क्या लिखेंगे,
एक्स निर्देशांक। और यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी, तो आपको क्या लिखना है, वाई निर्देशांक। ये इसके उत्तर निकालने का तरीका है, चित्र सहित मैंने आपको बताया हुआ है सभी। पहला जो मॉडल पेपर था उसके अंदर था ये प्रश्न, और जो नमूना बोर्ड प्रश्न पत्र था उसके अंदर भी था, तो वहां मैंने चित्र सहित आपको समझाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सीधे ही चलते हैं कि वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी है तो एक्स निर्देशांक लिखना है इसका। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक, इसमें एक्स निर्देशांक क्या है 4 और वाई निर्देशांक क्या है -2। तो ये जो 4 है वो हो जाएगा दूरी, वाई एक्स से दूरी, तो ब है इसका सही हो जाएगा। और इन प्रश्नों के अंदर ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव वाला उत्तर है वही आपको सही करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको पूछा होता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो क्या लिखते हैं हम, वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक कितना है -2 है, तो -2 ना लिख के +2 लिखना पड़ता है। उत्तर है वो, यहाँ तो -2 दिख रहा है परंतु आपको उत्तर है वो +2 लिखना है, क्योंकि दूरी हमेशा किसमें होती है, धनात्मक, यानी प्लस में ही होती है, दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए आपको प्लस वाला ऑप्शन सही करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि अधिक से अधिक ये यूट्यूब के द्वारा प्रमोट होगा और अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उनको सबको फायदा मिलेगा। इसलिए आपको इसको लाइक करना है और कमेंट्स भी करना है, साथ में आप अपने दोस्तों तक शेयर भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। अब 7वां प्रश्न दे रखा है, एक आकृति दे रखी है जिसमें डी ई समांतर है बी सी। ये जो आकृति ए बी और सी एक त्रिभुज है, उसके अंदर बीच में एक भुजा है डी और ई। ठीक है, ये जो डी ई है वो समांतर है किसके, इस बी सी के। आपको दे रखा है ए डी है वो 3 है, ए से लगाकर डी तक ये 3 है। बी डी कितना है 2, बी से लगाकर डी तक ये 2 है। और ए ई, ए से लगाकर ई तक ये दूरी दे रखी है 1.5। आपको पूछा है ईसी, मॉडल पेपर 4th के अंदर भी था ये, ईसी आपको निकालना है। तो आपको यहाँ थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए डी, ए से लगाकर डी बट्टा डी से लगाकर बी, डी पी, यानी एक साइड की जो भुजा है उनके दोनों पार्ट का अनुपात लेना है, ए डी बटा डी बी, बराबर दूसरी साइड की जो भुजा है उसके दोनों भुजाओं का अनुपात लेना है। देखिए ए ई, ऊपर ए ई लिखना है, ए ई बट्टा ई सी जो आपको पूछा है वो। ठीक है, अब ए डी है वो कितना है 3 है, ये 3 लिखा। डी बी कितना है 2, ए ई कितना है 1.5, और ई सी जो निकालना है ऐसा का ऐसा लिख लो। अब वज्र गुणन करो, वज्र गुणन यानी कैची गुणा, एक क्रॉस में गुणा करना है, यानी ईसी का गुणा 3 से होगा और 2 का गुणा 1.5 से होगा। तो यहां करके बताता हूं, देखिए ईसी, ये जो ईसी है इसका गुणा तो हो जाएगा किससे, 3 से, और 1.5 का गुणा किससे होगा, 2 से। तो ईसी बराबर आ जाएगा, ईसी इंटू 3, 1.5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने 3। तो ईसी बराबर कितना आ जाएगा 3/3, ये गुणांक का भाग लग जाएगा, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। तो इसका सही आंसर है वो स है, थेल्स प्रमेय वाला आता है। और इसका दूसरा नाम भी आप याद रखना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं इसको। तो ये है स ऑप्शन सही, इसका आंसर है वो 1 है। नेक्स्ट है लघु चाप का डिग्री माप होता है, लघु चाप का डिग्री माप होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दीर्घ चाप यदि आ जाए, यहाँ दीर्घ चाप का डिग्री माप तो 180 डिग्री से अधिक, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। 9वां है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आप घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से उसको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहां मैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता हूं, घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। सूत्र तो आपको सभी जितने भी आपके टॉपिक के अंदर है उन सभी सूत्रों को याद करना है, क्योंकि यहाँ आगे एक बड़ा प्रश्न भी मिलता है सूत्र से संबंधित, तो आप इजीली उसको अटेंड कर पाएंगे। तो सूत्र लिख लिख के याद करना है। सूत्र की एक लिस्ट बना दो, जहां पढ़ते हैं वहां आगे लगा दो, फिर जहां चलते फिरते उठते बैठते हैं उनको देखते रहना है, अपने आप याद होते हैं सूत्र, ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब देखिए दो ऐसा का ऐसा सूत्र में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है, ऊंचाई है 1 मीटर। लिख लो सभी, 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ये सभी मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान लिख लिया है। अब इसको करते हैं हल। 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 3 कितने हो गए 3। 6 और 2 कितने हो गए 8, और 3 11। अब 2 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आएगा 22। तो इसका सही आंसर है वो द हो जाएगा 22 वर्ग मीटर। आपको ध्यान रखना है कि देखिए मीटर है तो वर्ग मीटर आएगा, सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये क्षेत्रफल की इकाई है। अब देखिए जल्दी जल्दी करता है, उसमें गुणा भाग में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि उस वीडियो को मैं वापस सुधार सकूं, ठीक है ना। कहीं गुणा भाग जल्दी जल्दी गलत हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। 10वां है वो आपको दे रखा है 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 का औसत निकालना है। औसत यानी माध्य। और माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या फिर दूसरा सूत्र आपने याद किया होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब जितने भी आंकड़े दे रखे ये सभी, इन सभी आंकड़ों का क्या करना है, योग करना है। और योग करके उसके अंदर जितने आंकड़े उसका भाग देना। आंकड़े कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब जीरो को भी काउंट करना है। परीक्षा के अंदर बहुत जने गलती कर ले कि जीरो है इसलिए इसको काउंट नहीं करना है, परंतु काउंट करना है, ये भी एक आंकड़ा है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल कितने आंकड़े हो गए 10। अब जब इसका योग करेंगे टोटल तो आपके आएगा टोटल, जब योग करेंगे तो आपके आ जाएगा यहाँ पे 439, ठीक है। अब उसके अंदर जब 10 का भाग देंगे यानी आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास 43.9। अब 10 का भाग देना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, नीचे एक शून्य है तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाना और हटाना मैंने आपको बताया हुआ है। तो नीचे जीरो है, एक शून्य है तो दाएं पक्ष से एक संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 9 के बाद में एक पॉइंट लग जाएगा। ये उत्तर आ गया, यानी 43.9 इसका आंसर है, यानी अ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से आपके 10 के प्रश्न 10 पूरे कंप्लीट होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपके कोई कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।